नेवी के विषय में जो कसमोकस थी, मुझे लगता है वो खत्म करने का समय आ गया है। आई नो थोड़ा सा निराश किया, बट मैं कहना चाहता हूं कि आशा की एक किरण जगी है, क्योंकि आने वाला अगला फॉर्म जो कि श्योर शॉट है बिल्कुल, जो कि फैब एंट्री के लिए होगा। ऑब्वियसली ये इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द आपके फॉर्म घोषित होने वाले हैं। बट मैं कहना चाहता हूं बेटा कि इस बार सबको मौका मिलेगा और सबको डेडिकेटली ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बट प्रश्न अभी भी यही खड़ा है, क्या एग्जाम डेट जो नवंबर या दिसंबर में शेड्यूल होने वाली है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या आप प्रोजेक्टेड है उस हिसाब से? जो कमियां आप में हैं, जो परफेक्शंस की कमी है, क्या उस चीज को आप बेहतर कर चुके हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो चारों ओर घूम रहे हैं। तो अहम हो जाता है आपके लिए कि इस समय समझना कि आखिर वाकई में एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है, समझना वाकई में पेपर किस तरह का आने वाला है, और वाकई उस पेपर को फेस करके अंडरस्टैंड कर लेना कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस किस स्तर का। और उसी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए देश में सबसे पहली बार मेजर कलसी ने स्टार्ट कर दिया आपके लिए ऑफलाइन प्रोग्राम। जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चल रही है, जहां पे वन ऑफ द बेस्ट टीचर आपको बेहतरीन ढंग से गाइड करेंगे, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी मिलेगी, बेहतरीन क्लासरूम प्रोग्राम मिलेगा और बेहतरीन आपको मटेरियल्स मिलेंगे जो कि स्पेसिफिक नेवी के लिए प्लान एंड डिजाइन किए गए हैं। आज के इस मॉडल पेपर से आप रूबरू हो। ये मॉडल पेपर आपको एहसास कराएगा कि आखिर कहां आप में कमी है और कैसे आपको खुद को और बेहतर करना है, क्योंकि एग्जाम भी होएगा, फॉर्म भी आएगा और आप अपनी सफलता भी सुनिश्चित करेंगे। लेकिन यह निर्णय, यह अधिकार आपके हाथ में है। तो ये मॉडल पेपर आपको बिल्कुल आज ये सीख देगा, सबक देगा कि आखिर उन 60 मिनट में आखिर इन 100 क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए किस लेवल की तैयारी और प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और एमकेसी परिवार आपको साथ देगा अपने ऑफलाइन प्रोग्राम के हिसाब से, जहां आप आकर के जुड़ करके आने वाले एग्जाम के बिल्कुल वॉट लगाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का मॉडल पेपर समझते हैं। ओके, जय हिंद बच्चों एंड वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मैं विजय शंकर मौर्य, मैथ्स फैकल्टी, मेजर कलसी क्लासेस। तो आज अपन लेकर के आए हैं नेवी का मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है और यहाँ पे अपने पास 25 क्वेश्चंस हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी या इस टाइप के क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ओके, तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ये देखिएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 5 एंड 6, b इक्वल्स टू है 1 2 3। तो आपसे पूछा गया है a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, यानी a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट और b का a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, a क्रॉस b b क्रॉस a आपको निकालने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा क्या करिएगा, आपको करना है a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट कर लीजिए। क्या निकाल लीजिए, a इंटरसेक्शन b। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो a इंटरसेक्शन b आप बोलोगे सर 1 और 2 आ जाएगा। क्यों? दोनों में कॉमन कौन है, 1 और 2। बस इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए। आप बोलोगे सर 1 का 1 के साथ पेयर, यानी 1 का 1 के साथ, फिर बोलिएगा 1 का 2 के साथ, सही है ना। फिर आप बोलोगे सर 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। अब आप खुद बता सकते हो कि कौन सा राइट होगा। तो आप बोलोगे सर 1 1 1 2 2 1 2 2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मुझे आपको समझाना है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम हो सकता है लगे, राइट है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a पूछा जाएगा तो a और b का इंटरसेक्शन ले लें और इसके जो भी एलिमेंट आए उन्हीं का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन बना लीजिए, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म जो मैच करे वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 आई पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, बट नहीं, पहले समझ लीजिए कैसे देना है। बोला है 2n प्लस 1 टर्म, 2n प्लस 1 हमेशा ऑड होगा, विषम होगा। क्या होगा बच्चों, विषम पद होंगे। अब आप चाहे इसे एक पद लेकर के हल करो,
चाहे 3 पद लेकर के हल करो, चाहे 5 पद लेकर के हल करो, आंसर सबका सेम आएगा। चाहे 1 टर्म लो, चाहे 3 टर्म लो, चाहे 5 टर्म लो, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म लेना है तो 1 टर्म लेकर के सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यही सबका आंसर आएगा, क्योंकि एन आपको खुद से लेना है। तो आप देखोगे आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप बोलोगे सर 3 लेते तो क्या ऐसा ही आता 3 टर्म्स, तो आप बोलोगे सर आई स्क्वायर प्लस आई पावर 4 और आई पावर 6, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई पावर 4 की वैल्यू 1, आई पावर 6 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, अगेन आंसर -1। मैंने बोला ऑड नंबर ऑफ टर्म ले लीजिए, विषम पदों की संख्या ले लीजिए, चाहे 1 पद लेकर के हल कर लीजिएगा, चाहे 3 पद ले लीजिएगा, चाहे 5 पद ले लीजिएगा, आंसर सबसे सेम आने वाला है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक टर्म लेकर के आंसर दे दीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का। यहाँ पे अगर हम लोग तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c, तो आप बोलोगे सर a इक्वल्स टू है q माइनस आर लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। b इक्वल्स टू हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा r माइनस p, और यहाँ पे c की बात करें तो आप बोलोगे सर p माइनस q। अगर हम यहाँ से a प्लस b प्लस c कैलकुलेट करें तो आप बोलोगे सर r से r देखिए कट जाएगा, p से p कट जाएगा, q से q कट जाएगा, यानी आ जाएगा 0। अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है बच्चों, तो हमेशा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का एक मूल सदैव 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। यानी एक रूट अल्फा मान लेते हैं, कितना आ जाएगा 1। आप क्या जानते हो? आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा c बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर c मतलब यहाँ पे क्या है p माइनस क्यू, यहाँ पे देख लीजिएगा p माइनस क्यू बटे a बोले तो कितना हो जाएगा q माइनस r, और अल्फा की वैल्यू 1, तो सीधे सीधे बीटा आ गया p माइनस क्यू बटे q माइनस r। यानी जो सेकंड रूट होता है हमेशा याद रखना बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 1 p माइनस क्यू बटे q माइनस r, यानी ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन बच्चों। अब देखिएगा फोर्थ, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो हमेशा के लिए याद कर लो, इसको बोलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। विस्तार रूप में लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? अप टू n तक। ये जो होता है बच्चों n प्लस 1 अपान में 2। ओके, तो आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड ऑप्शन ही, सॉरी थर्ड ऑप्शन यानी सी इज करेक्ट। ओके, n प्लस 1 बाई 2। और आपके नेवी में ऐसे इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम होता है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने होते हैं, तो आप चाहे बहुत ही जल्द इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं बच्चों। अगला देखिएगा जो क्वेश्चन है फिफ्थ, यह है परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय पर बोला गया है एक वर्ड है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। बोला गया है कि ऐसा हमको वर्ड की संख्या बताओ, नंबर ऑफ वर्ड्स बताओ जो टी से स्टार्ट हो और ई से एंड हो, टी से शुरू हो ई पे खत्म हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लेटर हैं? 8। तो 8 लेटर को अरेंज करने के लिए कितने प्लेसेस चाहिए? 8। 2 3 4 5 6 7 8, सही है। शुरुआत किससे होनी चाहिए? टी से। तो कहिए भैया टी तुम शुरू में आ जाओ। अंत किससे होना चाहिए? आप बोलोगे सर ई से अंत हो, तो ई को कहाँ बैठा दो? अंत पे बैठा दो, ठीक है। यानी इसके भरने के सिर्फ एक जगह, एक वे। इसको भी भरने के कितने तरीके? एक तरीके, क्योंकि ये फिक्स हैं, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे टी और ई के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। बीच में कितने पोजीशंस बचे? आप बोलोगे सर 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस पे 6 डिफरेंट लेटर को, 6 भिन्न भिन्न अक्षरों को बैठाने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल 6। किसी भी अक्षर की लेटर की रिपीटिशन नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, तो डिवाइड नहीं करेंगे।
आप इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फैक्टोरियल 6 इंटू 1 फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का आपको पता है मान क्या होता है 720, सही है। तो यहाँ पे देखिएगा 720 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो आप कैलकुलेशन को एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लिया करें। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों अपन फटाफट। 6 देखिएगा क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, सम 7। तो आप बोलोगे सर जो इवेंट होगा ई में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो 1,6, अगला बताइएगा, आप बोलोगे सर 6,1, 2,5 क्योंकि ये सम आपका 7 होगा योग, 5, 2, फिर हो जाएगा 3, 4 और फिर क्या हो जाएगा 4, 3, राइट है। ये देखिए कुल कितने एलिमेंट आ गए, तो 1 यानी 3, 3, 6। तो आपको पता है एन ई अपान एन है, 6 अपान 2 पासे फेंकते हैं तो हमारा होता है 36, तो 6 6 के 36 यानी 1/6। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब देखिएगा अपना जो अगला क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये हमारा देखिए है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5। आपको पता है बच्चों NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, यहाँ पे ऑड लेना है तो आप बोलोगे सर NC3 फिर NC5 ऐसे प्लस डॉट 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 करके इसका जो वैल्यू होता है बच्चों होता है 2 पावर n-1। क्या होता है 2 पावर n-1। तो ऐसे देखिए 1 3 5 ऐसे गया ऑड, तो आप बोलोगे सर 2 पावर n मीन्स यहाँ पे कितना है 14, तो 14 माइनस कितना 1, तो आप बोलोगे सर 2 पावर 13। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलोगे सर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों अपन फटाफट। ये देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, एडज्वाइंट। किसका एडज्वाइंट, यानी इसको बोलते हैं एडज्वाइंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज। क्या बोलते हैं, सहखंडज। अब इसका सहखंडज तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 क्रम का आव्यूह के सहखंडज एडज्वाइंट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। जो डायगोनल होता है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, तो आपको पता है -1 के प्लेस पे 3 आ जाएगा, 3 के प्लेस पे -1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे विकर्ण के अतिरिक्त अवयव होगा उसके साइन चेंज कर दो, ये देखो +2 हो जाएगा +5, यानी ये देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इस एलिमेंट को इंटरचेंज करना है तो 3 और -1 इंटरचेंज हो गया, इनका साइन चेंज करना है तो प्लस का 2 प्लस का 5, तो ये देखिए आपका आंसर हो गया किसका, एडज्वाइंट का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इन क्वेश्चन को बच्चों आपको करने में कितना समय लगेगा, बहुत ही कम समय लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ठोक सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे अपन प्रोसीड करते हैं बच्चों। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसकी बात करें तो आप चाहे यहाँ प्रॉपर्टी यूज करो, चाहे आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। क्या, अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे 1 1 1 ऐसे जैसे x y z और यहाँ पे हो x² y² और z², यहाँ पे स्क्वायर है और z², तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है बच्चों x - y, याद कर लीजिएगा। सॉल्व भी कर सकते हैं y - z और z - x। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं a - b, b - c, c - a, क्योंकि यहाँ a पावर 0, b पावर 0, c पावर 0। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूअस पावर है, तो आप बोलोगे सर इसका मीन्स हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ x के प्लेस पे a, y के प्लेस पे b और z के प्लेस पे c, ठीक है। करोगे कैसे, यहाँ पे बोलोगे सर r1 चेंज इनटू r1 - r2, r2 चेंज इनटू r2 - r3 करके आप सॉल्व भी कर सकते हो, बट टाइम हम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिएगा। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, इसका रेंज बोला है। तो आपको पता है बच्चों, अगर आपको कभी भी गलती से ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा दिखाई दे, जिसका जो अधिकतम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है,
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के साथ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ, आपको पता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 या फिर 1 ले लीजिए, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ sin x माइनस कॉस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे सर √2 आएगा, बट मैं डायरेक्ट नहीं लिखना चाह रहा था बच्चों, तो आप बोलोगे सर -√2 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे देखिए sin x माइनस कॉस एक्स लेस देन √2। तो आप ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, रूट ले लीजिए तो √2 से कम होना चाहिए और -√2 से ज़्यादा। तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे, यानी आंसर बी इज करेक्ट। कैसे किया जाएगा यहाँ पे मैंने आपको फंडा बता रखा है। चलिए ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा बच्चों। फिर फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, ये लिमिट का क्वेश्चन है, और वैसे डायरेक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे 1/, नीचे जो पावर होगा वही डिवाइड कर दो, तो 1/2 आंसर करेक्ट है। ठीक है, कैसे हुआ ये देख लेते हैं। लिमिट n विल टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर ये तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2 और इनटू क्या है यहाँ पे n स्क्वायर। ओके, जब भी इनफाइनाइट की तरफ लिमिट टेंड करता है तो मैक्सिमम पावर को कॉमन लेके कैंसल आउट करते हैं। तो आप बोलोगे सर लिमिट n विल टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कॉमन ले लो, n स्क्वायर 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर। अरे वाह, n स्क्वायर स्वाहा, इट मीन्स कैंसल आउट हो जाएगा। n इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो 1/∞ 0। आप बोलोगे सर ये तो झक्कास 1/2 आंसर आ गया। चलिए, मैंने बोला डायरेक्ट 1/ जो यहाँ n की पावर हुआ करे कर दो। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए बच्चों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, नीचे n³ आ जाएगा, तब आप सीधे 1/3 आंसर, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1/3 आंसर। बात समझ में आ गई। बट यहाँ पे 1 2 3 4 था, नीचे स्क्वायर था, तो 1/2 आंसर होगा, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिएगा बच्चों, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताया गया होगा x इक्वल्स टू tan थीटा मान लीजिए और यहाँ से कर लीजिए। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना, ये सीधे सीधे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अरे वाह, बेहतरीन, x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dy/dx। आप बोलोगे सर 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। आप सोच सकते हो कितना जल्दी क्वेश्चन को ठोक सकते हो आप। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो, जबरदस्त अटैक करो, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिएगा आपको क्या दे रखा है, एओडी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बोला गया इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो त्रिज्या है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। कोई बात नहीं है। बोला गया देन रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सर्कल का जो रेडियस होता है बच्चों क्या होता है, πr²। t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो तो dA/dt। r² का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा तो लिख देते हैं 2πr। r का t के रिस्पेक्ट में आप बोलोगे सर dr/dt। ओके, यहाँ पे ये तो हमें निकालना है 2π। r की वैल्यू कितना बोला था, 20 सेंटीमीटर रख देते हैं। dr/dt गिवन है, कितना है 2, तो ये करोगे कितना हो जाएगा 80, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 80π। अब आपको पता है एरिया है तो आप बोलोगे सर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कितना फास्ट आप काम कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। अरे वाह, क्या बेहतरीन काम है। क्या आ गया? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ नहीं, प्रतिस्थापन करना है। log x को t मान लो। क्या करो? अब देखो, जब आप log x को t मान लोगे तो सीधे सीधे क्या आएगा? 1/x dx बराबर क्या? dt। यानी ये तो कहानी गई किसमें? dt में। तो आपका जो इंटीग्रेशन है चेंज हो जाएगा बच्चों। सेक स्क्वायर log x के जगह क्या रखना है? t, और बाकी के जगह पे dt। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x। तो आप बोलोगे सर tan x, x बोले तो t, और प्लस का क्या? c। t का मतलब कितना? आप बोलोगे सर tan, ब्रैकेट में t की वैल्यू रख दीजिए log x प्लस c। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे? log x का डेरिवेटिव 1/x dx, तो सेक स्क्वायर t, तो आपका हो जाएगा tan t, t बोले तो log x, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाह रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये देखिएगा, अब ये बच्चों अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे फॉर्मूला क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा माइनस एक्स। तो आपका जो डिनोमिनेटर है हर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस टाइप का, और ऊपर जो है ये वाला पार्ट बन जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे 2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट? डायरेक्ट b-a/2। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसकी कहानी तो हो गई ना। याद रखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे ही काम करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 0 से मान लीजिए दे रखा है π/2, ये है sin x बटे है sin x प्लस cos x। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसे लगाओगे तो ऊपर तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, लेकिन नीचे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो फिर से आप बोलोगे सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा π/4। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी भी दिखाई दे तो आप इसी तरीके से करेंगे। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलोगे सर इसको राइट साइड भेज करके क्यूब कर देंगे। इसे देखिए राइट साइड आपको भेजना है। चल जा रहे भाई, तो देखिए जब आप इसे राइट साइड भेजोगे और क्यूब करोगे तो यहाँ पावर 2 बचेगा और इस पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। जब आप इसे राइट साइड भेजोगे तो इसका होल क्यूब यहाँ से 3 हट जाएगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का जो पावर होता है तो आप बोलोगे सर d3y/dx3। मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2, यानी इसकी डिग्री बोली गई थी, आपसे घात पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? b, दैट इज 2। ओके, हो गया होगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं बच्चों। चलिए 17 क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लगा दो, cos 2 थीटा। थीटा बोले तो क्या? आप बोलोगे सर π/4 माइनस थीटा। सही है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर cos 2 2 जा 4, यानी π/2 माइनस 2 थीटा। अरे वाह, cos 90 माइनस थीटा, आप बोलोगे सर sin थीटा। तो sin 2 थीटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, स्पीड मेंटेन रखो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएंगे, बट एक्यूरेट करने का जरूर प्रयास करिएगा। यहाँ पे देखिएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, गुरुजी ने आपको बताया होगा बच्चों, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। आपको क्या करना है? इस पूरे के स्थान पे रखना है π/2। आप बोलोगे सर cos 90 की वैल्यू लड्डू होती है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो फटाफट आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूला याद है 90 cos 90 0, हो गया काम। ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा 19, ये क्या बोला है? विच इज इक्वल टू दिस।
तो आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज याद रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल सीरीज चरघातांकी से आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा चरघातांकी की बात करें तो आपको पता है e के घाते x होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ आप चाहो तो फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो, प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या है, सभी के न्यूमरेटर अंश में 1 है तो आप x के प्लेस पे 1 रख दो। जब आप x के जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, e पावर 1 प्लस आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सही है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट, e पावर 1 दैट इज e। हो गया काम। आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे अगर फार्मूला आपको पता है तो। चलिए नेक्स्ट की बातें करते बच्चों फटाफट अपन। अब देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, वेक्टर इतना है, सदिश इतना, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इनका आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो लैम्डा का मान निकालना है। डॉट प्रोडक्ट करो, i का i के साथ गुणा करोगे, गुणांक का कोफिशिएंट 1 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 2, यहाँ j का गुणांक j के साथ करो तो 1 × -4 आप बोलोगे सर -4, 2 × लैम्डा आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस का 2 लैम्डा बराबर कितना 0। डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। आप बोलोगे सर 2 - 4 दैट इज -2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, इसको इधर भेज दीजिएगा, लैम्डा बराबर 1 आ जाएगा, क्यों 2/2 1। चलिए यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देख सकते हो बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन, याद है डॉट प्रोडक्ट का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं अपन फटाफट। 21st क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट मूव्स 8 यूनिट, ध्यान देना, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस, यानी ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इससे कितना लेफ्ट चलना है 8 टाइम्स, यानी 8 यूनिट 8 इकाई। तो बैक साइड में मान लेते हैं ये 8 यूनिट आ गए, तो आपको पता है ये -8 होगा, और ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x = k होता है, और k बोले तो आप बोलोगे सर -8। ओके तो x = -8 दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू 1, 2 एंड नॉर्मल टू दिस। आपको पता है इसके नॉर्मल है, तो पहले इसका क्या निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। तो n मीन्स नॉर्मल का स्लोप, आप बोलोगे सर -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट दैट इज -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल का कोफिशिएंट 1/2। अब हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि इसका जो स्लोप है इस नॉर्मल का इसके परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे सर इक्वेशन लिख लीजिए y - y1, तो y1 कितना है 2 = m, इसी का माइनस लगा करके रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। ये देखिएगा क्या हो जाएगा x - x1, तो आप बोलोगे सर y - 2 = -2x +2, इधर लेकर के आइएगा 2x + y, इधर आएगा -2 - 4 बराबर क्या 0, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट, याद रखना दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। यहाँ से ही मैंने माइनस लगा करके व्युत्क्रम किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिएगा ये सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त का केंद्र निकालना है, x² y² का गुणांक हमेशा 1 बनाना होगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा x² + y² -8/3x, सही है, प्लस हाँ -10/3y + 3/3 1 = 0। आपको सेंटर निकालना है, आपको पता है सेंटर क्या होता है -g, -f, तो आपको पता है 2gx होता है, याद है ना सर्कल का इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2gx प्लस बोले तो 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब आप इससे तुलना करोगे बच्चों, सेंटर आप बोलोगे सर होता है -g कामा -f होता है। तो g की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 4/3, ठीक है। तो यहाँ से 2g इक्वल्स टू आप ऐसा कैलकुलेट भी कर सकते हो कितना -8/3, g इक्वल्स टू आप बोलोगे सर -4/3। तो -g होता है तो आप बोलोगे सर 4/3 जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पे -5/3 हो जाएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे और माइनस लगाओगे तो प्लस का 5/3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये सारा ताम झाम तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों, हम लोग गंतव्य पे पहुंचने वाले भी हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा दिक कोज्या डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन तीनों किसके इक्वल है, के इक्वल है। आप क्या जानते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी इसका भी मान के स्क्वायर क्योंकि के है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, याद है ना, के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। अरे वाह, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर k बराबर ±1/√3 ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, वैसे भी आपको पता है जब हमारे पास डायरेक्शन को साइन सेम होते हैं तो +-1/√3 आता है, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो। ओके, चलिए अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, और आप लोग सभी लोग करके बताइएगा कि आप लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाए हो। ठीक है बच्चों, चलिए कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। देखिए द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, आपको क्या पता है बच्चों, अरिथमेटिक मीन निकालना है। आप एक फॉर्मूला जानते हो NC0 + NC1 + डॉट 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 कहाँ तक, NCN इक्वल्स टू 2 पावर n होता है। यहाँ NC1 से स्टार्ट है, आपको पता है NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब हमको इसका मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन यानी x बार, यानी आप बोलोगे सर NC1 + NC2 + डॉट 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 कहाँ तक NCN, कुल कितने टर्म है, पदों की संख्या, आप बोलोगे सर n, यही तो अरिथमेटिक मीन होता है। और इसका जो मान होगा बच्चों, ये वाला घटाओगे इधर ले जा करके तो आप बोलोगे सर 2 के पावर n, इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, उधर जाएगा तो -1 बटे कितना n। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते थे बच्चों, याद क्या करना, इसकी वैल्यू होगी 2 पावर n -1, टोटल n टर्म है डिवाइडेड बाई n, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो आज का बच्चों 25 क्वेश्चन अपना यहाँ पे देखिए हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपने कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को किया। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है प्रांजलि पांडे, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मेजर कल्ची क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपके लिए मॉडल पेपर्स लाते रहे हैं, तो आज का मॉडल पेपर है नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला सेंटेंस है आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से, ही इज़ लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब वो पिछले से रह रहा है, राइट, पास्ट से वो रह रहा है और वो अभी तक रह रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the management students of the previous batch were much enterprising of all the students I have taught. So now this is a comparison statement. ये statement किसका है, comparison का statement है। तो यहाँ पे much enterprising ना होके क्या हो जाएगा, more enterprising than all the students I have taught. Next question है आपका, love is something most eternal, the aspect may change but not the essence. देखिए eternal word अपने आप में क्या है, पूरा है। eternal का मतलब होता है जिस चीज़ का ना तो अंत है और ना ही शुरुआत है। तो यहाँ पे most eternal ना होके क्या हो जाएगा, something eternal. Okay, now our next question is, next है हमारा spotting error. I am to serve my nation at any cost. अब ये है question tag। देखिए I am, ऑब्वियसली अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे जो हमारा वो हो जाएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो क्वेश्चन टैग में भी आई ही लगेगा। बट एम
के साथ कभी भी एमेंट वर्ड नहीं यूज होता है, एमेंट कोई भी वर्ड इंग्लिश में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एज द वाइज वुड से। देखिए ये एक प्रोवर्ब है जो पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता है और आगे भी यूज होता रहेगा, राइट। तो वाइज वुड से मतलब वो पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे वुड ना होके सिंपली क्या हो जाएगा, एज द वाइज से। अब हमने यहाँ पे वाइज के साथ सेज क्यों नहीं यूज किया? जब आपने वाइज एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं तो वो पूरे कम्युनिटी, पूरे ग्रुप को रिलेट करता है, इसलिए ये प्लूरल नाउन हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे से लगाया है, ना कि सेज। Moving over to our next question, then we have, he exclaimed that many companies had been seized because of non-payment of the taxes। इस सेंटेंस में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, nothing was mine। नथिंग का मतलब ये किसको रिलेट कर रहा है, किसी चीज को, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। अब दूसरा ऑप्शन है हमारे पास wasn't it हो सकता है या फिर was it हो जाता है। ये सेंटेंस है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर, was it। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, physically we are now all neighbors but psychologically we are dash to each other। मतलब वैसे तो हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, मगर साइकोलॉजिकली मतलब दिमाग से अभी भी क्या है, स्ट्रेंजर्स हैं, एक दूसरे से जान पहचान नहीं हुई है। सो आंसर विल बी सी, स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, डू नॉट हरास डैश डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होता है, कोई प्रताड़ित इंसान, राइट, डिप्रेस्ड पर्सन, तो हमें उन्हें हैरस नहीं करना चाहिए। नाउ दिस इज फॉर ऑल द डिप्रेस्ड पीपल, ये सारे लोगों की बात हुई है, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल क्या लग जाएगा, द यूज होगा। मूविंग ओवर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव सिनोनिम्स। सो पेनेशिया का मतलब क्या होता है, रामबाण, मतलब जो इलाज सब में काम आ सके, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर, क्योर ऑल। एम्ब्रोशिया का मतलब क्या होता है, एम्ब्रोशिया का मतलब होता है अमृत, सुधा। नेक्स्ट, एनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली। लेट्स सी आवर ऑप्शंस, अट्रैक्टिव, फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है, चमकना, रिडल, पहेली। सो व्हाट इज आवर आंसर, रिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमेटेड का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को बिल्कुल खत्म या बर्बाद कर देना। अब दो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको डाउट होगा, डिस्ट्रॉय और डैमेज्ड। देखिए डैमेज्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद करना नहीं, सिर्फ उसको पार्शली खराब कर देना, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से उसको खत्म या बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम्स, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, जेन्युइन का मतलब होता है कोई सच्चा इंसान जो ट्रू हो, राइट। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक पर्सन, ठीक है, जो सच्चा ना हो, दैट इज स्प्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टिंगी का मतलब क्या होता है, स्टिंगी मीन्स समवन हु इज वेरी कंजूस, जो बहुत ही कंजूस हो, ठीक है, पैसे खर्च करने में बहुत ही कंजूसी दिखाता हो। सो हमारे ऑप्शंस क्या है, सेल्फ सफिशिएंट, स्पाइटफुल, ब्रॉड माइंडेड और एक्स्ट्रावेगेंट। देखिए एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो फिजूल खर्च करता हो, तो कंजूस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक झुंड में, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल। नेक्स्ट वी हैव इज आवर कॉम्प्रीहेंशन। Some years ago, I had the privilege of meeting the world's oldest man, at least he said he was. And he was so dogmatic about it that the promoters of a cartoon strip that specialized in unbelievable oddities brought the old man to New York from his native Columbia to have him examined by a team of doctors at the Cornell Medical Center. He was an Indian, 4 feet 4 inches tall. He had an alligator hidden height complexion and a tendency to swing to his right whenever he was passed from one medico to another. मेडिको वर्ड आपका मेडिकल स्ट्रीम से ही रिलेट करता है। He said he was 167 born the same year as the American Constitution. When the name of George Washington was suggested to him to help him fix his generation, he said he remembered the man well, but he resented coming all the way to New York. He wanted to be left alone.
He wanted to be left alone to go about his business, which at that time was the business of looking for a sixth wife to comfort him in his approaching old age. चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज वॉशिंगटन्स नेम वॉज मेंशन्ड टू द ओल्ड मैन. हमारे ऑप्शंस हैं टू टीच हिम अ बिट ऑफ हिस्ट्री, टू नो वेदर ही हैड एनी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विद वॉशिंगटन, टू मेक फन ऑफ हिज एडवांस्ड एज, या फिर टू डिटरमाइन हिज एज. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू डिटरमाइन हिज एज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन did not like being brought to New York because the old man did not like being brought to New York. उसको क्यों नहीं पसंद था कि वो न्यूयॉर्क आए? क्यों? क्योंकि वो बिजी था अपने सिक्स्थ वाइफ को ढूंढने के लिए. राइट. एट दैट टाइम ही वॉज बिजी लुकिंग फॉर अ सिक्स्थ वाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the old man claimed that the Americans gave themselves a constitution. So answers are before he was born, in the year of George Washington's birth, 2 centuries ago, or 167 years ago. So हमारा correct answer क्या हो जाएगा? D. D will be our correct answer. Next question. Next है आपका spelling error. कौन सी spelling इसमें से सही होगी? Let's see. EXPERIENC ये कहाँ पे लिखा है? ये C नंबर है, तो C आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज इंसिडेंट. सो स्पेलिंग कौन सी सही हो सकती है? INCIDENT. सो ये है A ऑप्शन. 20 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नाउ हु इज थॉटफुल एंड सैड, जो बहुत ही सोचता हो और सोच के क्या होता हो? उदास होता हो, उसे क्या कहते हैं? पेंसिव. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मंकीज को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं. नेक्स्ट, ओके, नाउ यू हैव वॉइस. महमूद गेव मी अ पेन. ये है हमारा सिंपल पास्ट का क्वेश्चन. तो सिंपल पास्ट वॉइस में किसमें चेंज हो जाता है? वॉज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में. राइट. सो हम लोग ऑप्शन देखते हैं. I was given a pen by Mahmood. Yes, it seems correct. I am given. No, am नहीं हो सकता. I had given. Had भी नहीं हो सकता. A pen is given. C. This could have been the correct answer अगर यहाँ पे इसकी जगह पे was होता. But because यहाँ पे is है इसलिए ये correct answer नहीं है. So what is our correct answer? I was given a pen by Mahmood. Next question. The news surprised us. Again, this is your सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है? वॉज वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है. और सरप्राइज के साथ हम लोग कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं. सो हम लोग देखते हैं सरप्राइज के साथ एट कहाँ लिखा है? यहाँ पे और यहाँ पे. बट यहाँ पे सिंपल पास्ट को चेंज किस में कर दिया है? आर में. दैट इज योर रॉन्ग आंसर. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी वर सरप्राइज्ड एट द न्यूज़. नाउ मूविंग ओवर टू आवर लास्ट क्वेश्चन, नरेशन. I said to him, when did your school close? Now, simply आप देख सकते हैं I said to him क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? asked. ये सब में लिखा हुआ है. नेक्स्ट, जब भी हमारा नरेशन जो है WH वर्ड से स्टार्ट होता है उस केस में हम if या than का यूज़ नहीं करते हैं. राइट. सो if का यूज़ गलत हो गया. नेक्स्ट, when did your school close? अगेन दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट. तो यहाँ पे सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाएगा? had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में. सो हैड हमको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे. सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? डी इज योर करेक्ट आंसर. सो आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे. कीप वॉचिंग. थैंक यू क्लास. हेलो डियर, वेलकम टू MKC यूट्यूब चैनल. बच्चों, स्वागत है आपका मेजर KC के यूट्यूब चैनल पे. बच्चों, आज हम जैसा आप जानते हैं बैक टू बैक MKC परिवार आपके लिए नेवी का मॉडल पेपर लेके आ रहा है. और उसी कड़ी में बच्चों आज एक मॉडल पेपर फिर हम करेंगे और यह मॉडल पेपर फिर से 20 क्वेश्चनों का हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ पे. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखो, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है बच्चों, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है. फर्स्ट वुमेन चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट. तो देखो, भारत के जो हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली थी बच्चों. तो ऑप्शन इसमें देखो 4 ऑप्शन में है. तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए. यहाँ पे लीला सेठ, न्यायमूर्ति लीला सेठ बच्चों, यही जो है हमारा यहाँ पे सही करेक्ट आंसर है. ये हिमाचल प्रदेश में महिला मुख्य न्यायाधीश का इन्होंने दायित्व संभाला था बच्चों.
तो ये तो बात हो गई यहाँ पे, कहाँ पे ये बनी थी बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। बात देखो हम कुछ आपको और एक्स्ट्रा बताते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई महिला जज बनने वाली थी तो बच्चों वो थी न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी थी। और अगर हम बात करें बच्चों किसी भी न्यायालय में अगर कोई न्यायाधीश बनने वाली हम महिला को देखें तो वो है बच्चों अन्ना चांडी। और अन्ना चांडी बच्चों केरल में बनी थी, केरल में, और ये सेशन कोर्ट के न्यायाधीश बनी थी। तो यहाँ बात देखो ध्यान से, आप इस बात को समझते रहना कि अगर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाए तो आप लीला सेठ का आंसर यहाँ पे इनको देंगे जवाब, और ये बनी थी हिमाचल प्रदेश में। और अगर बच्चों ये बात किया जाए कि भारत में किसी भी न्यायालय में कोई महिला अगर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य नहीं, कोई महिला अगर न्यायाधीश बनी है तो वो है अन्ना चांडी, जो देखो बी ऑप्शन में दिया गया है। और अगर हम बात करें बच्चों कि भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे अगर कोई महिला न्यायाधीश बनी तो है बच्चों फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है यहाँ पे जब आपसे महिला यहाँ पे पूछा जाए न्यायाधीश से रिलेटेड बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारा जो सैंपल पेपर में आगे सेकंड वाला देखो दिख रहा है, ये देखो आपके सामने है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है। और आपने देखा कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के, वो बने हैं सुशील चंद्रा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। बात करें बच्चों चुनाव आयुक्त की बात हुई है तो चुनाव आयुक्त आप जानते हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग, उसमें एक तो मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 आयुक्त होते हैं उसमें। तो 3 लोगों से मिलकर के ये हमारा चुनाव आयोग बच्चों, भारत का चुनाव आयोग चल रहा है। तो आप ये जान रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी सुशील चंद्रा को पॉइंट किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखो एक बात और ध्यान रखना कि अनूप चंद्र पांडे यहाँ पे जो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, तो अनूप चंद्र पांडे अभी आयुक्त के तौर पे अपॉइंट हुए हैं हमारे चुनाव आयोग में। और बात करें बच्चों कि हम भारत की अगर देखें कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो सुकुमार सेन थे। देखो सी ऑप्शन में भी लिखा है। इस तरह से हम कई यहाँ पे बातों को ध्यान रख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बच्चों है हमारा। तो चलो हम देखते हैं थर्ड में कौन है क्वेश्चन। तो आइए देखिए, इसमें पूछा गया है, ये आपसे HDFC बैंक दिख रहा है कि टैगलाइन ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है बच्चों। और उसकी टैगलाइन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ख्याल आपका, ऑलवेज यू फर्स्ट, और नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमें करेक्ट दिख रहा है। ये टैगलाइन है HDFC बैंक का। बात करें अगर हम ICICI बैंक का, तो बच्चों ICICI बैंक का ख्याल आपका ये है। IDFC का देखें तो IDFC का ऑलवेज यू फर्स्ट, जो सी ऑप्शन में लिखा है, ये IDFC का है। तो ये उसका टैगलाइन है। तो यहाँ जो HDFC का पूछा गया था टैगलाइन, तो हमारा ए वाला ये ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये देखिए बच्चों आपके लिए 4th नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से आप आंसर इसका देख पा रहे हैं आप कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह पूछा गया है। तो इन विच ईयर RBI इस्टेब्लिश। तो देखो RBI कब इस्टेब्लिश हुई है ये पूछा गया है। और 4 ऑप्शन है 1935, 1936, 1937, 1938। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा 1935। तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बच्चों सही हो गया। लेकिन RBI के बारे में आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका तो एक फुल फॉर्म हो गया। और हम देखें अगर तो RBI 1934 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुई है इंडिया में। 1934 के एक्ट से भारत में स्थापित हुई। और अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को ये क्या हुआ, भारत में स्थापित हुई। और बच्चों आज इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। और आप जानते हैं कि RBI को हम क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत में क्या कहा जाता है? RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करने वाली बच्चों ये संस्था है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक, जो पूरी देखा जाए तो मौद्रिक प्रणाली को यही रेगुलेट करती है भारत में। क्लियर है ये बातें? तो मूव करते हैं बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन हमारे लिए। तो देखो बच्चों ये 5th नंबर पे क्वेश्चन है आपका। पूछा गया है DRDO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी।
तो डीआरडीओ की स्थापना की जब बात आती है बच्चों, तो आप जानते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। और ये डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी आप जानते होंगे कि ये नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे बच्चों उसकी स्थापना की हमसे पूछा गया है किस वर्ष में हुआ है, तो स्थापना अगर हम देखें तो 1955 विल बी करेक्ट आंसर और ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर है एकदम? तो 1958 में क्या होगा, यह स्थापित हुआ था आपका डीआरडीओ। और डीआरडीओ आप जानते हैं कि भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों बात जब डीआरडीओ की जाती है तो हम इसरो की भी बात ध्यान रख सकते हैं। इसरो की अगर स्थापना देखी जाए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका स्थापना की ईयर्स देखा जाए तो वो 1969 मतलब 1969 में उसकी भी स्थापना हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो आपका बंगलुरु में है। तो यहाँ पे साथ ही साथ बच्चों कई प्रश्नों का भी हमने, अगर इस तरह से चीज़ें डीआरडीओ के बारे में पूछी जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है उसका, ये सब आप बातें, या इसरो के बारे में आप पूछे तो यहाँ पे ज़रूर आप इसको बैक टू बैक ध्यान रखना। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा था इसके अकॉर्डिंग तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं बच्चों और ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर पे कौन सा है। देखो ये नामेरी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नामेरी नेशनल पार्क इन विच स्टेट? तो देखो नामेरी जो ये आपका है ना, एक्चुअली में नामेरी बहुत ही प्रसिद्ध ये राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। और आप देख रहे हैं यहाँ 4 ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, यूपी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी, असम। ये कहाँ पे है बच्चों? असम में है। और असम का एक बहुत ही प्रसिद्ध, और आप जानते हैं असम में आप जैसे आप मानस की बात करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा की बात करें जो एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, वो भी आपको असम में दिखता है। और उन साथ ही साथ यहाँ नामेरी की अगर हम बात करें तो नामेरी के लिए भी असम बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पे। ये देखो सातवाहन से दिख रहा है हमें प्रश्न यहाँ पे, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन डायनेस्टी आप जानते हैं कि ये साउथ इंडिया में देखा जाए तो बेसिकली आंध्र प्रदेश इधर साइड में, आंध्र महाराष्ट्र इधर आज जो आज रीजन देखते हैं ना, इधर साइड में एक सातवाहन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी बच्चों। और यह सातवाहन डायनेस्टी के यहाँ हमसे फाउंडर पूछा गया है। तो फाउंडर तो यहाँ पे आप तलाश करिए 4 ऑप्शन में, तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट दिखेगा, सिमुक। सिमुक यहाँ पे हमारा विल बी करेक्ट आंसर होगा। सातवाहन डायनेस्टी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी थी इंडिया में, मौर्य डायनेस्टी के जस्ट बाद शुंग डायनेस्टी, और शुंग डायनेस्टी के जस्ट उधर देखें आप साउथ इंडिया में, तो उधर आपको सातवाहन डायनेस्टी आपको देखने को मिल रही है। हम इनको आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं, आंध्र सातवाहन। इनकी प्रतिष्ठान, इनकी हम कैपिटल देखते हैं, पैठन भी बोलते हैं उसको बच्चों, पैठन। तो ये कैपिटल है उनकी, और इसका फाउंडर सिमुक है। तो इतनी बात आप ये ध्यान रखिएगा सातवाहन डायनेस्टी के विषय में। सातवाहन डायनेस्टी के विषय में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि सीसे के सिक्के किसने चलाया, पोटीन के सिक्के किसने चलाया। तो ये बच्चों जब पूछा जाए ना कि सातवाहन डायनेस्टी के बारे में ये सब बातें हैं, सीसे सिक्के हो गया, पोटीन सिक्के हो गए, तो आप इन बातों को भी सातवाहन डायनेस्टी के विषय में ध्यान रखिएगा। ये ऐसी डायनेस्टी थी इंडिया में कि जो इनके जितने भी रूलर होते थे वो अपने नाम के साथ बच्चों माता का नाम भी जोड़ करके लगाते थे। तो इसी डायनेस्टी के लोग थे, इसी डायनेस्टी के लोग थे वो। तो साथ ही साथ कई बातें यहाँ हमने आपको इसको भी बताया है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम 7th के बाद 8 नंबर पे मूव करते हैं बच्चों। और 8th नंबर पे है यहाँ पे क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर हैपेंड इन विच ईयर? देखो पुरंदर संधि के पूछा गया है, पुरंदर संधि किस वर्ष हुई थी। तो पुरंदर संधि की बात आई है बच्चों, तो पुरंदर संधि, ये पुरंदर संधि की आंसर तो पहले यहाँ पे हम देख लें। तो आंसर देखो 1565 है, 1665 दिख रहा है, 1699 दिख रहा है, 1720 दिख रहा है। तो ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों बी। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम पुरंदर संधि की बात करें तो पुरंदर संधि बच्चों ध्यान रखना, ये शिवाजी मराठा साम्राज्य के जो एक तरीके से फाउंडर देखा जाए बच्चों, ये तो शिवाजी, उनके और उनके साथ यहाँ पे जय सिंह
तो जयसिंह बच्चों इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक अलायंस हुआ, एक ट्रीटी हुआ, और यह ट्रीटी 1665 में हुआ था। उसको हम लोग जानते हैं बच्चों पुरंदर संधि के नाम से। और ये टाइम पीरियड एक्चुअली में जो मुगल रूलर था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने ही बच्चों एक तरीके से इस जयसिंह को भेजा हुआ था कि जाइए, और ये उनको कुछ कर करके मतलब शिवाजी की शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी, और शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी तो कंट्रोल करने की एक तरीके से यहाँ पे उपाय आप समझिए। और यह उपाय बच्चों पुरंदर की संधि में देखने को मिला। ठीक है, तो पुरंदर की संधि ये किनके बीच में हुई है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई है। कब हुई है बच्चों, 1665 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th के बाद 9th नंबर पे, ये है आपका। और ये देखो क्या दिख रहा है, तियानजू 2 किस देश का स्पेस क्राफ्ट है, तो बच्चों ये चाइना का है, ध्यान रखिएगा, चाइना यहाँ पे विल बी करेक्ट आंसर होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे बच्चों देखिएगा, और ये 10th नंबर का क्वेश्चन जो है आपके सामने देखो यहाँ पे पूछा गया, द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज, मणिपुर की राजधानी पूछा गया है। मणिपुर की राजधानी तो बिल्कुल बच्चों आप लोग सभी जानते होंगे, सिंपल सी है बात यहाँ पे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में रखे जाते हैं बच्चों, तो कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, हम बात करें बच्चों तो ये तो कैपिटल हो गई इम्फाल की। अगर हम देखें जैसे पर्टिकुलर नागालैंड की देखें तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, जो कि ऑप्शन देखो सी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। त्रिपुरा की देख लें, मेघालय की देख लें, मेघालय तो शिलांग है, त्रिपुरा की अगरतला है। तो इस तरह से क्या है बच्चों, ये सबकी कैपिटल हैं, तो इनको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा जो हमारे इंडिया की कैपिटल हैं। तो ये देखिए हमारे 10th क्वेश्चन हो गया, उसका ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन इसके चलते हैं और देखते हैं हमारे सैंपल पेपर में बच्चों कौन सा अगला क्वेश्चन है। ये देखो 11th नंबर पे क्वेश्चन है, और 11th नंबर पे कौन सा क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, किस क्षेत्र में तटीय क्षेत्र सबसे सीमित है। तटीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया बच्चों, और तटीय क्षेत्र के बारे में पूछा यह जा रहा है कि सीमित है। देखो यहाँ एक वर्ड आया सीमित, विच स्टेट ऑफ लीस्ट कोस्टल एरिया, यानी कि सबसे कम कोस्टल एरिया रखता है। तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम कोस्टल एरिया तो गुजरात रखता है, लेकिन सबसे कम कौन रखता है बच्चों, तो सबसे कम रखने वाला राज्य आपका गोवा है। तो गोवा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो ये 4 ऑप्शन में गोवा दिया है। अगर यही बच्चों सबसे मैक्सिमम पूछा जाए ना कि मैक्सिमम कोस्टल एरिया किसका है, तो लार्जेस्ट कोस्टल एरिया किसका है, ऐसा करके पूछा जाए बच्चों, तो आप उसका आंसर गोवा नहीं बल्कि क्या देंगे, फिर गुजरात देंगे। कम वाला पूछा जाए तो गोवा, और ज़्यादा वाला पूछा जाए तो गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेट जब पूछा जाएगा तो ऐसे ही आंसर करना है। मूव करते हैं बच्चों आगे 12th नंबर पे क्वेश्चन पे, और 12th नंबर देखो हमारे लिए ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो इसको यहाँ पे देखें, लोधी वंश का संस्थापक पूछा गया है, कौन था। तो लोधी वंश का बच्चों संस्थापक पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो 4 ऑप्शन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी यहाँ पे बच्चों करेक्ट आंसर होगा। लोधी डायनेस्टी की हम लोग बात करते हैं जब बच्चों, तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर तो बहलोल लोधी है। और अगर देखें तो 1451 में क्या हुआ कि 1400 बेसिकली क्या हुआ बच्चों, 91 के बाद हम देखें तो ये मतलब इस समय हमें लोधी डायनेस्टी यहाँ पे इंडिया में दिखाई देती है कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर ये लोधी डायनेस्टी को फाउंडेड करता है। और फिर उसके बाद देखा जाए तो बच्चों जैसे सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, और फाइनली क्या हुआ कि इब्राहिम लोधी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया, और 1526 को 1526 यहाँ मैं डेट लिख दे रहा हूँ, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बच्चों 1526 को, और बाबर ने हराने के बाद इंडिया में क्या किया कि मुगल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। मुगल डायनेस्टी का फाउंडर बाबर हो गया, और इस्टेब्लिश कब किया, 1526 में बच्चों। और ये 1526 में ही पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत का जो युद्ध था बच्चों इब्राहिम लोधी बनाम बाबर के बीच में हुआ था। तो साथ ही साथ बच्चों इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन 12th के बाद बच्चों ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। 12th के जस्ट बाद ये देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन, और 13 नंबर पे है, किस हिंदू भगवान के आदर में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डाइटी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि जो जगन्नाथ में पुरी यात्रा निकाली जाती है वो हम भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकालते हैं।
किसके याद में बच्चों? भगवान जगन्नाथ के। और पुरी की बात आई है तो बच्चों ये पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की यात्रा में सम्मान में बच्चों क्या होता है कि एक यात्रा निकाली जाती है, तो जिसे आप जानते हैं कि रथ यात्रा के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग और अगला 13 के बाद देखो 14 नंबर पे हम देख लें क्वेश्चन। और 14 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंडियन नेवी डे बच्चों जब मनाते हैं तो देखो ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो गया। बच्चों जब भारतीय सेना की बात होती है तो भारतीय सेना में देखो 3 दिवस, एक तो 15 जनवरी आपको याद होगा इंडियन आर्मी डे, और अगर हम नौसेना दिवस की बात करें बच्चों, सॉरी यहाँ पे वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं, 8 अक्टूबर को। और वहीं नौसेना दिवस की बात करूं जो पूछा गया है यहाँ पे बच्चों, तो ये हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो साथ ही साथ ये सभी आप दिवस यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बी होगा। आगे हम बच्चों 14 के बाद 15 नंबर पे क्वेश्चन पे चलें और देखें कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, और ये देखिए फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है, फुल फॉर्म से रिलेटेड है। लैन को किस नाम से जाना जाता है? लैन आप जानते हैं कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है बच्चों, नेटवर्क से रिलेटेड वर्ड है। और यहाँ नेटवर्क से रिलेटेड देखिए ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो आप इसका करेक्ट आंसर आप इसमें देखें तो आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट दिखेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो विल बी करेक्ट आंसर ये ए हमारा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। आगे अगर हम देखें 16 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका 16 नंबर पे ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है? आईओसी इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपसे आईओसी के बारे में पूछा गया है। आईओसी इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है? आईओसी इज एब्रीविएशन फॉर। तो बच्चों सही आंसर इसमें करिएगा और 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सामने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपियाड कमेटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो करेक्ट आंसर आप देखें तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आईओसी की बात हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है, और अभी आप देख रहे हैं कि ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है टोक्यो में। इस समय प्रेजेंट में ओलंपिक खेल चल भी रहा है बच्चों। और आपने देखा कि इस जो ओलंपिक यानी कि जो टोक्यो में आयोजित हो रहा है ओलंपिक खेल, और इसमें पहला पदक देखिए भारतीय कोई पहला पदक जीतने वाली कोई मतलब कोई किसी ने जीता तो है बच्चों मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने पहला पदक मतलब एक तरीके से देखिए अभी वाला जो ओलंपिक चल रहा है इसमें अपना उन्होंने पहला पदक जीता, और भारत के लिए भी यह पहला पदक रहा बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा कि मीराबाई चानू ने अभी पदक जीता। और ओलंपिक से रिलेटेड बात बच्चों तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यहाँ पे आईओसी का फुल फॉर्म है, जो कि बच्चों ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से कराती है सब ओलंपिक खेल की बात करें हम। तो यहाँ पे ये हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 16 के बाद 17 नंबर पे आएगा। और ये देखिए आपके मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है 17 पे, इसका आंसर करिएगा आप। पूछा गया है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात है। तो देखो द रेशियो एज विथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो देखो हमसे पूछा गया है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तो आप जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों उसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जब देखा जाए, वैसे आप बेसिकली लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ध्यान रखते होंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और यह लंबाई और चौड़ाई की जब बात की जाएगी यानी कि L इंटू W यानी कि विड्थ, तो बच्चों ये 3:2 आपने जरूर ध्यान रखा होगा, 3:2। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है चौड़ाई फिर उसके बाद लंबाई, यानी कि बच्चों ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही हमारा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? W और L का, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमारा ये हो जाएगा। वैसे बेसिकली आप क्या याद रखते हैं? 3 और 2 का रेशियो याद रखते हैं, तो L और W का ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आगे जो क्वेश्चन है हमारा
ये देखो 18 नंबर पे। और 18 नंबर पे हमसे पूछा गया है मुद्रा डोंग का संबंध किस देश से है। तो यहाँ पे देखो करेंसी पूछा गया है और डोंग करेंसी पूछा जा रहा है कि बिलोंग करती है किस देश से। तो बिलोंग करती है किस देश से ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों 4 ऑप्शन है आपके सामने, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है और वियतनाम है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, वियतनाम, क्योंकि वियतनाम से ही ये मुद्रा डोंग संबंधित है। वियतनामी डोंग जो है ये मुद्रा यहाँ की हुई वियतनाम की। तो डोंग वाला ये जो मुद्रा है बच्चों ये वियतनाम से संबंधित है। और वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम की आप ध्यान रखना कि वियतनाम की कैपिटल कौन सी है, हनोई है। वियतनाम की कैपिटल कौन सी बच्चों, हनोई। ठीक, चलते हैं हम आगे। इसके बाद देखते हैं 9th नंबर पे, ये आपका 19th नंबर पे क्वेश्चन, और ये 19th नंबर पे आपका ये रहा आपके सामने। जापान की संसद के बारे में बच्चों पूछा गया है। देखो संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, किसकी संसद कौन सी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट रहता है। इस बात को जरूर आप ध्यान रखिएगा, सभी देश की संसद की। तो यहाँ जापान की संसद पूछा गया है आपसे, तो जापान की संसद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा डाइट। क्या हो जाएगा, डाइट। और ये डाइट जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बच्चों देखें अगर हम, तो यहाँ पे हम आपके साथ ही साथ देखो जो कांग्रेस लिखा है ना, ये अमेरिका की संसद का नाम है। अमेरिका की संसद की बात करें हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसकी संसद का नाम करें तो कांग्रेस हो जाएगा। आगे बच्चों अगर हम देखें तो इजराइल की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध संसद रहती है, तो उसके संसद का नाम है नेसेट। तो यहाँ नेसेट हो जाएगा आपका, नेसेट इजराइल का हो गया, ये अमेरिका का हो गया। और जो हमारा प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सैंपल पेपर में 20 नंबर का बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं। और ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था, यह पूछा गया है। इन विच ईयर भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड। भारत रत्न की जब बात आती है तो हम ये जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है बच्चों। और यह पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे जो तत्कालिक उस समय राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन्होंने बच्चों 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। तो यहाँ ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम। तो हमारा ए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। साथ ही साथ बच्चों बात करें तो जो ये पद्म अवार्ड आप देखते होंगे, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो बच्चों यह वाला भी पुरस्कार आपका उस टाइम में स्टार्ट किया गया था 1954 में। तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन नागरिक क्षेत्र में सिविलियन अवार्ड है बच्चों ये। अगर वही बात हम बात करें बच्चों मिलिट्री क्षेत्र में, तो उस वाले क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र अवार्ड है। कौन सा अवार्ड, परमवीर चक्र अवार्ड। बच्चों भारत रत्न अवार्ड की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि ये भारत रत्न अवार्ड आज तक अगर देखा जाए तो 48 लोगों को दिया गया है। लगभग 48 लोग मतलब ये पूरे हो गए हैं जिनको हम आज तक भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं बच्चों। अगर हम बात करें कि पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था, तो उसमें बच्चों सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, CV रमन, ये 3 लोग थे जिनको 1954 में बच्चों पहली बार यह अवार्ड दिया गया था भारत रत्न। अगर हम बात करें कि फर्स्ट वुमेन कौन थे प्राइम मिनिस्टर जिनको अवार्ड दिया गया बच्चों, तो ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और अगर बात करें बच्चों कि देखिए आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनको भी यह अवार्ड फर्स्ट टाइम ही बच्चों मिला था। तो मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री होने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ था। तो भारत रत्न की बात बच्चों यहाँ पे आई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट अगर हम बात करें कि लेटेस्ट 2019 में अगर किसको अवार्ड दिया गया, तो बच्चों उसमें नाम आप ध्यान रखिएगा, एक प्रणब मुखर्जी, एक नाना देशमुख बच्चों और एक भूपेन हजारिका। 3 लोगों को क्या हुआ कि जो लेटेस्ट भारत रत्न अवार्ड 2019 बच्चों देखा गया कि दिया गया, तो 3 लोगों को दिया गया। और फर्स्ट टाइम भी 3 लोगों को दिया गया था जब 1954 में ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो उस टाइम में बच्चों दिया गया था। तो बच्चों इस तरह से भारत रत्न के बारे में हमने आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट बात बताई, ध्यान रखना। और ये रहे हमारे नेवी के सैंपल पेपर बच्चों कंप्लीट। 20 क्वेश्चन हमने आपको कराया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए बिल्कुल शानदार रहेंगे बच्चों, जबरदस्त रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद बच्चों। जय हिंद दोस्तों, मेजर गर्ल्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने सपने को साकार करते हैं और एक मॉडल पेपर की प्रैक्टिस और करते हैं और अभ्यास करेंगे। ठीक है, जैसे अगला पहला प्रश्न हमारे पास आया हुआ है, द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, सबसे छोटी इकाई कौन सी है इसमें लंबाई में। तो माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁶
-9 होता है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 होता है और फर्मी मतलब 10 की पावर -15 होता है। तो हमें दिख रहा है कि 10 की पावर -15 सबसे छोटा है, यानी इसका आंसर लास्ट पार्ट हो जाएगा, फर्मी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़े वाला प्रश्न देखिए, यदि P बराबर 12 है, Q बराबर 5 है, R बराबर 13 है, तो P और Q के बीच में कोण कितना है ये बताना है। तो हमें अच्छे से पता होगा कि R बराबर कितना होता है, रिजल्टेंट का सूत्र लगा देंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है बेटा, तो R कितना है यहाँ पे हमारा, R हमारा दिया हुआ है 13 दिया हुआ, तो 13 का वर्ग 169 होता है, P दे रखा है 12 दे रखा है, उसका वर्ग 144 होगा, Q 5 दे रखा है यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे बेटा कितना है 12 गुणे 5 इंटू कॉस थीटा। तो देखिए 169 ये भी होता है, ये तो पूरा कट जाएगा तो यानी 0 आ जाएगा। तो बेटा कॉस थीटा 0 आ रहा है, अगर कॉस थीटा 0 आ तो कौन से कोण पे होता है 0, 90 अंश पे होता है, तो इसका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक ट्रेन है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही 40 किलोमीटर, दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट रही है। तो ट्रेन की हमें औसत चाल और औसत वेग बताना है। तो मान लीजिए ये हमारा ए ट्रेन है, स्टेशन है, ये बी ट्रेन है, तो ये जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और वापस लौट रही 60 से। तो देखिए दूरी तो समान है, अगर दूरी समान है तो इसकी हमारी औसत चाल कितनी आएगी, वी एवरेज यानी औसत चाल कितना आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आएगा। यहाँ पे मान रख दीजिए 2 गुणे 40 गुणे 60, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 हो जाएगा। अगर ये 100 हो जाएगा बेटा तो यहाँ कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा और विस्थापन कितना होगा 0 आएगा, यानी जो हमारा औसत वेग आएगा बेटा कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल द वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एक्सेलरेशन, बेटा ये एक ही जगह पर होता है प्रोजेक्टाइल में। अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में होता है 90 डिग्री पे, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, तो इसका आंसर ए पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हाँ, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वेक्टर क्वांटिटी है, अ कंजर्व क्वांटिटी इन आइसोलेटेड सिस्टम, सेम एज फोर्स इन अ लीनियर मोशन। तो अगर मोमेंटम की बात करें, वेक्टर है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, एक कंजर्व क्वांटिटी होती है, मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में हम कंजर्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 1 और 2 दे रखें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल द काइनेटिक एनर्जी इज, तो हमें काइनेटिक एनर्जी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर होता है। तो बेटा k2 बाई k1 ऐसे कर देंगे हम, कितना लिख देंगे p2 स्क्वायर बटे p1 स्क्वायर। तो मोमेंटम डबल हो रहा है, तो मोमेंटम डबल होता है यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कितना आएगा बेटा 4p1 स्क्वायर बटे p1 स्क्वायर। p1 स्क्वायर कट जाएगा, यानी k2 कितना आ जाएगा 4k1 आ जाएगा, यानी पहले से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कच्ची चाल v और 2 गुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए। ठीक है, कच्ची चाल यानी v को 2 गुना कर रहे हैं और कोणीय वेग को आधा कर रहे हैं, तो इसमें से अभिकेंद्र त्वरण पर क्या परिवर्तन आएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो एक बात बताइए, तो v बराबर होता है आर ओमेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, v बराबर होता है आर ओमेगा। हमसे कह रहा है कि कच्ची चाल को 2 गुना कर रहे हैं और कोणीय वेग को आधा कर रहे हैं, तो कच्ची चाल को 2 गुना करें यानी क्या लिखेंगे, अगर हम कच्चे चाल को 2 गुना करें तो v1 बराबर r1 ओमेगा 1 और v2 बराबर क्या होगा बेटा r2 ओमेगा 2, दोनों को डिवाइड कर दो। v2 कितना दे रखा है 2 गुना कर रहे हैं, यानी v1 बराबर क्या होगा 2v1 होगा। r1 कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें r1 पता ही नहीं है, ओमेगा 1 पहले से आधा कर रहे हैं, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या होगा बेटा ओमेगा 1/2 होगा। ओमेगा 1 कट जाएगा, v1 से v1 कटेगा, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, यानी 1/2 बराबर कितना आएगा 2r1/r2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो r2 बराबर कितना आ रहा है 4r1 आ रहा है। अगर r2 बराबर 4r1 आ गया तो हमें अभिकेंद्र त्वरण के बारे में बताना है। बेटा अभिकेंद्र त्वरण क्या होगा a2/a1 कर देंगे, क्या होता है r ओमेगा स्क्वायर होगा, यानी r2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन r1 ओमेगा 1 स्क्वायर। तो बेटा ओमेगा 2 क्या था ओमेगा 1/2 है और r2 क्या है 4r1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r2 की जगह क्या लिख देंगे 4r1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 1/2, यानी ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4
और बटे R1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। देखिए सब कट गया, यानी A1 बराबर A2 आ रहा है, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। द मास ऑफ प्लैनेट इज डबल एंड इट्स रेडियस इज हाफ कंपेयर टू द अर्थ। देखिए स्मॉल g बराबर होता है कैपिटल G m/r स्क्वायर। तो मास ऑफ प्लैनेट क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल g डैश बराबर क्या होगा 2gm, और रेडियस क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, यानी r स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चलाएगा यानी 4 2 8 हो जाएगा। तो अगर 4 2 8 हो जाएगा तो यह स्मॉल gm/r स्क्वायर अगर अर्थ से कंपेयर कर लें तो ये क्या होगा 10 होगा। तो बेटा 8 गुणे 10 कितना होता है, 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आना चाहिए, और 80 किसी भी ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, तो इसका आंसर लास्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वाई इज इट ईजियर स्विम इन अ वाटर। तो हाँ ईजियर इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन द ऑर्डिनरी वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या होगा बेटा, सी पार्ट होगा। एक ओपन टैंक फिल कर रहे हैं, ठीक है, और हैज ए नैरो होल ऑफ अ डेप्थ ऑफ बिलो वाटर सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखिए फॉर्मूला में पता होना चाहिए, v बराबर क्या होता है √2gh, ठीक है। तो हमारा आंसर सी होगा। ऐसे ही प्रश्न बेटा आपके पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई केशक तो नहीं होता है, यदि कोई केशक तो नहीं होता है तो देखिए मिट्टी के तेल को लैम्प का प्रयोग करना संभव होता है, सॉफ्ट ड्रिंक को पीने के लिए नली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कि सोखता पेपर कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होते, तो कौन सा सही इसमें अगर केशक तो नहीं होती तो क्या होता। तो सिर्फ तीसरा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तीसरा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि इसमें कोई अगर केशक तत्व का कोई यूज ही नहीं है कि सोखता पेपर कार्य नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ये पार्ट होगा, ठीक है। सारे चीजें सही हैं कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे, मिट्टी के तेल का लैंप प्रयोग करना संभव हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक को उसे नली से प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ए पार्ट होगा, ठीक है। द रेडिएटर ऑफ व्हीकल आर यूज्ड फॉर टू हीट द इंजन, टू प्रिवेंट द थर्मल रेडिएशन, टू कीप द कूल इंजन, ओके कूल द इंजन, नन ऑफ दिस। तो बेटा रेडिएटर का यूज व्हीकल में हम लोग ठंडा करने के लिए करते हैं, यानी सी पार्ट होगा इसका आंसर। इन विच प्रोसेस द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीटिंग इज मैक्सिमम। तो किस अभिक्रिया में ऊष्मा के संचरण की दर अधिकतम होती है, तो हमें पता है रेडिएशन में सबसे अधिकतम पाई जाती है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी मूव करती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मिनिमम मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड गैस एट द सेम टेम्परेचर। देखो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा 3 kT/2। इसमें तो कोई परमाणु भार आता ही नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं आता, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होगा, समान होगा, इसलिए आंसर ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। एट अ कांस्टेंट प्रेशर P इज एक्सपेंडेड द वॉल्यूम फ्रॉम V1 टू V2 वर्क डन बाय द गैस। तो बेटा वर्क डन क्या होगा, W बराबर होता है P डेल्टा V, और डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1। तो इसका सही आंसर ए पार्ट होगा, ठीक है। In a simple harmonic motion of a particle is given by y equal to 3 sin omega t plus 4 cos omega t। तो हमें क्या बताना है बेटा, एम्पलीट्यूड बताना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, एम्पलीट्यूड कितना होगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो बेटा कितना आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, √25 कितना होता है 5 होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। Velocity of a sound in the atmosphere of a planet is 500 meter per second. The minimum distance between the source and the sound obstacle to hear the echo, ठीक है। तो हमसे पूछा मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय लगा देंगे। चाल हमारी दे रखी है 500, ठीक है। दूरी कितनी दे रखे हैं, हमें द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एटमॉस्फेयर, दूरी हमें बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। और मिनिमम की अगर हमसे बात कर रहा है तो दूरी आने और जाने दोनों में हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो 2d लिख देंगे, मिनिमम टाइम होता है 0.1, तो d बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, हम बात करें 50/2, यानी कितना बेटा आएगा 25 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। द फील्ड अराउंड अ चार्ज, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इससे आवेश के विद्युतीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। तो एक विद्युतीय प्रभाव का अगर अनुभव कर रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है।
The capacitance of a conductor in a vacuum is 10 farad. It is put in the medium of a relative permeability is 5. तो अगर ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो C डैश बराबर क्या होता है? K इंटू सी होता है। K कितना है दे रखा है 5, C कितना दे रखा है 10, कितना आंसर आएगा बेटा 50 फैराड आ जाएगा। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टिंग वायर डिपेंड अपॉन, जो विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट प्रतिरोध होता है किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो सही बताएं, विशिष्ट प्रतिरोध ना तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ना तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, वो तार किस पदार्थ का मिलकर बना हुआ है इसे वो सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस होता तो एल और ए पर निर्भर करता, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है, ये केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।